हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल डिजायर फॉर सर्वाइवल में वेलकम है। जैसा कि हम लोग कल से नई सीरीज शुरू किए हैं क्लास 10 साइंस की, और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 कोड नंबर 824 BAP, जो आपको प्री बोर्ड परीक्षाओं के समय एक्स्ट्रा सेट के रूप में आपको या तो प्री बोर्ड परीक्षाएं इससे करवाई गई होंगी या जो है आपको सॉल्व करने के लिए घर के लिए मिला होगा। ये पिंक कलर का पेपर है, आप लोगों ने देखा होगा, इसी को हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे उपभाग 1 उत्तर संख्या 1 का फर्स्ट, जो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट लिखा है उत्तर संख्या 1 जो है सॉल्व करेंगे आज, जो कि आपका फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान से आता है। यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए और लोगों को जोड़ते भी रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। समय कम बचा है, उसी समय में आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी होनी है। कल भी मैंने बताया था कि 4 से 6 पेपर सॉल्व कराने की पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो बनते जाएंगे, रोज आप देखते जाइए, समझते जाइए, कहीं पर दिक्कत हो तो हमको बताते जाइए। तो पहला प्रश्न लिखा है, एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है। दीप्त तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए कितने फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा। और इसी में सेकंड पार्ट में है, तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ये दो चीजें जो है आपसे इस प्रश्न में पूछी गई हैं। पहली चीज है, कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक। अवतल परावर्तक का मतलब अवतल दर्पण लगा हुआ है। दीप्त तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है। दीप्त तंतु की लंबाई जो है कितनी है बेटा, 4 मिलीमीटर है। दूसरी चीज, तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा बनाना है। प्रतिबिंब भी आप ध्यान दे दीजिए, 40 सेंटीमीटर बड़ा तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए कितने फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालनी है और दूसरे में आवर्धन निकालना है हम लोगों को। तो ये जो है काम हम लोगों को करना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो दीप्त तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है, तो दीप्त तंतु की लंबाई को हम लोग H से डिनोट करे ले रहे हैं। H इज इक्वल टू आपको लिखा है 4 मिलीमीटर। अगर यहां पर आगे की दूरियां आपकी सेंटीमीटर में, मीटर में भी लिखी हुई हैं और ये मिलीमीटर में है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सारी दूरियों को सेंटीमीटर में लेंगे। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। दीप्त तंतु की लंबाई हो गई। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा। अब तंतु का प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के लिए आपने H डैश इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर बड़ा बनना है, तो हाइट कितनी हो गई आपकी, 40 सेंटीमीटर। तंतु की लंबाई मतलब तंतु की हाइट भी हो गई वो। फिर आपका परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर, तो V जो है आपका 5 मीटर लिखा हुआ है, मतलब आपका कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर। ये 3 चीजें हो गई। अब आपका जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए V, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो जो है हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो ये जो है निगेटिव में ले ली हमने। अब इसके बाद U, कि आपकी वस्तु कहां पर रखी ये तो हमें पता चले, तो U हमें पता नहीं, तो U हमारे लिए अननोन हो गया। फोकस दूरी निकालनी है, फोकस दूरी अननोन हो गई। तो सबसे पहले हम लोग U निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आवर्धन का एक सूत्र होता है, आवर्धन M बराबर H डैश अपॉन H, H डैश अपॉन H। तो H डैश आपका कितना लिखा हुआ है, माइनस का 500 सेंटीमीटर है, माइनस का 500। और H डैश कितना है आपका, H डैश हो गया, सॉरी
ये तो V है। H कितना लिखा हुआ है आपका 0.4 सेंटीमीटर और H डैश लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर दोनों की इकाइयां सब एक ही जैसी हैं, तो इकाई तो गायब हो जाएंगी। ये वैसे भी अनुपात है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपको अनुपातों में कोई इकाइयां नहीं आती, ये डेसिमल हट जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो m बराबर जो है आपका कितना आ गया, माइनस में रहेगा -100। तो यहां पर अब माइनस चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो जो है आपका ये जो है माइनस में आ जाएगा m। तो 100 टाइम जो है 100 गुना जो है बड़ा बनेगा। अब ये आवर्धन आपका आ गया, जो कि दूसरे में पूछा गया था खंड में, लेकिन पहले ही खंड में आप यहीं से शुरुआत कर देंगे। अब आपको फार्मूला एक पता है, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। तो ये आवर्धन है आपका माइनस का 100 v, तो माइनस का 500 अपॉन u, और इसके पूरे के बाहर आप माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो ये माइनस गायब हो गया, ये जीरो गायब हो गए। तो आपका कितना आ गया, u बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो पहली चीज जो है हम लोगों की सॉल्व हो गई कि u आ गया है आपका माइनस का 5। अब लेंस के लिए आप सूत्र लगा दीजिए। ये दर्पण के लिए, दर्पण है तो दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण के लिए सूत्र लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v, 1/v की वैल्यू देखते हैं तो माइनस का 500 आपको बताया गया था, अवतल दर्पण है तो ये जो है आपका माइनस में रहता है, और u 1/माइनस का 5, ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब इसमें आपको करना क्या है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, एलसीएम जो दोनों नीचे की संख्याएं हैं ये ऐसे लिख दीजिए 500 इंटू 5। अब यहां पर 500 है लेकिन 5 नहीं है तो 5 लिख लो, और ये माइनस का साइन ऊपर चला गया, ये वाला माइनस भी ऊपर ले जाइए। यहाँ 5 है लेकिन 500 नहीं है तो 500 लिख लीजिए। तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, देखो बेटा इस तरफ सॉल्व कर रहे हैं अब आगे का पार्ट। 1/f इज इक्वल टू माइनस का 505 अपॉन 500 इंटू 5 कर लोगे तो 2500। अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, या यहीं पर जो है आप दोनों तरफ जो है इसको पलट दीजिए, रेसिप्रोकल ले लो, तो जो है f इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 2500 अपॉन 500 माइनस साइन के साथ में 505। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 500 अगर पूरा होता तो 2500 आ जाता, लेकिन 500 में थोड़ा ज्यादा है तो इसलिए ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 4 टाइम ही जाएगा, फिर 9 टाइम चला जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, f बराबर -4.95 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आपकी आ गई यहाँ पर 4.95 सेंटीमीटर, और आवर्धन जो है हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, m इज इक्वल टू माइनस का 100 टाइम्स। ये जो है आपके दोनों उत्तर हैं कि 100 गुना बनेगा। तो पहला प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता है। अब उत्तर संख्या 2 हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब जो है प्रकाश का फैलना। तो प्रकाश जब धूल, धुआं, वायु के कणों के बीच से होके गुजरता है तो प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं।
इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपको इसके दो उदाहरण लिखने हैं। तो पहला उदाहरण है आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखना। और दूसरा है आपका सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। सूर्योदय तथा, आप 3 भी कर सकते हो, इनको हमने 2 में ही लिख दिया है। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। तो ये 2 जो है आपके उदाहरण हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के। फिर दूसरा इसी का पार्ट लिखा है, उत्तर संख्या 2 का सेकंड आपका लिखा है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। तो आपको बताना है कि कौन सी, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिनको हम लोग इंद्रधनुष के रंग बोलते हैं विबग्योर के पैटर्न पर। विबग्योर VIBGYOR। तो इसमें जो सबसे अधिक जो है विचलित होगी वो कौन सी होगी? वी का मतलब बैंगनी, बैंगनी रंग की किरण। जिस रंग की शर्ट हमने आज पहन रखी है, इसी प्रश्न के लिए पहनी, इसी के वक्त कि बैंगनी रंग आपको पता चलता रहे। और सबसे कम विचलन किसका होगा? आर का, मतलब लाल का। तो ये दोनों चीजें याद रखिए। मान लीजिए इस वर्ष जो है प्रश्न आपका आ गया है कि सबसे अधिक पूछा गया, हो सकता है कि 2026 वाले पेपर में आपसे सबसे कम विचलन पूछ लिया जाए, तो उसके लिए लाल, दोनों तरफ से हम लोग तैयारी अपनी बराबर रखेंगे। तो इसके बाद अब जो है तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न हो गया है, अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है आपका, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। अब यहां पर दिया गया है कि पदार्थ, जिस पदार्थ से 2 तार बने हैं, दोनों तार एक ही पदार्थ, तांबे के या एल्युमिनियम के, किसी भी धातु के बने हो सकते हैं, तो दोनों जो है एक ही चीज के बने हुए हैं, तांबे के ही दोनों तार मान लीजिए। और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब इनकी जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है उसमें जो इनकी त्रिज्या का उपयोग हमने किया है उसका अनुपात कितना है? 2:3 है। और पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू ρL/A। ये जो है आपको प्रतिरोध को निकालने का फार्मूला पता है यहां से। अब इसी फार्मूले की सहायता से, चूंकि 2 तार है, तो हम मान लेते हैं कि पहले तार का प्रतिरोध R1 तथा त्रिज्या स्मॉल r1 एवं दूसरे तार का प्रतिरोध R2 एवं त्रिज्या स्मॉल r2 है। तो अब यहां पर इसी फार्मूले की सहायता से देखो, R1 इज इक्वल टू ρL/A। ए का मतलब हो गया त्रिज्या,
ये क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब पहले R1 मानी है, तो ये रो विशिष्ट प्रतिरोध जो है सदैव समान रहेगा और लंबाई भी जो है आपकी तार की क्या है, एक ही जैसी रहेगी, क्योंकि पदार्थ जो है एक ही है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी समान होगा। तो ये हो गया 2 नंबर। फिर R2 इसी प्रकार से रो L अपान पाई R2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी आपकी। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप क्या करिए, यहां पर देखो बेटा, इतने के बाद हम लोग थोड़ा ऊपर का हटा देंगे, इरेज कर देंगे, इससे और स्पेस बन जाए हमारे पास। तो यहां पर R1 अपान R2 कर लें हम, R1 अपान R2 मतलब इक्वेशन 2 अपान इक्वेशन 3। तो क्या बन जाएगा, R1 क्या है आपका रो L पाई R1 स्क्वायर अपान रो L अपान पाई R2 स्क्वायर, रो कट गया L कट गए, रो L पाई पाई। अब यहां पर क्या बच गया आपका R1 अपान R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर, ये बच गया आपका इक्वेशन नंबर 2 और 3 से। अब यहां पर त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इसी का उपयोग करेंगे। R1 अपान R2 इज इक्वल टू, R2 का मान 2:3 है तो R2 3 हो गई, तो 3 का स्क्वायर, R1 2 का स्क्वायर। अब पहले वाले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है, तो 4.5 अपान R2 इज इक्वल टू 9/4। तो 4.5 2 जा 9 होता है और 2 जा 4 होता है। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम। तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। आपको ये प्रश्न जो है पूरा लिखा हुआ है, इस प्रकार से हल करना, बहुत अधिक कैलकुलेशन भी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो आपकी, एक बार अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसी का दूसरा पार्ट लिखा है, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू आपका होता है, रो इज इक्वल टू, अभी फार्मूला पीछे यूज कर चुके हैं, RA अपान L। तो R का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आया था, R जो है मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर, कोई भी, तो हम लोग SI पद्धति में ही चलेंगे, तो मीटर का स्क्वायर, और अपान लंबाई, तो लंबाई की यूनिट मीटर। इस मीटर से ये पावर कट जाएगी, तो आपकी यूनिट क्या बच गई, ओम मीटर। बात समझ में आ गई होगी। तो प्रतिरोधकता की यूनिट या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है आपका, ओम मीटर होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथे प्रश्न में लिखा है, घरेलू विद्युत परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली तथा आवरण के रंग लिखिए। तो आपका उत्तर संख्या 4 का फर्स्ट पार्ट ये है आपका, इसमें 2 तार लिखे हुए हैं, इनकी कार्यप्रणाली आपको बतानी है, भू संपर्क तार, और इनके आवरण का रंग बताना है। ये 2 काम जो है आपको करने हैं। तो भू संपर्क तार का जो रंग होता है आवरण का, वो हरा होता है, और उदासीन तार का जो आवरण का रंग होता है वो काला होता है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं कि घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली तथा आवरण। तो आवरण के रंग हमने बता दिए हैं,
अब भू संपर्क तार का उपयोग क्या है, ये आपको जब विद्युत के झटके शॉक लगते हैं, करंट लग जाता है अचानक से, तो उससे बचाने का काम करता है। और जो उदासीन तार है, इसका जो है कार्य आप अपने आप से हमको बताएंगे कि क्या होता है, क्योंकि कुछ आपको भी पढ़ना है, आपको भी याद करना है। हम आपको बता ही देंगे, वीडियो के अंत में बता देंगे, लेकिन वीडियो के लगातार देखते रहिए अगर जानना है। और लेकिन अगर आप कमेंट कर देंगे हमसे पहले, तब बहुत अच्छी बात है कि इतना वीडियो देखा था, इतने पर ही कमेंट कर दिया, तो हम उसको जो है लाइक भी करेंगे। तो अब जो है इसके बाद सेकंड पार्ट है आपका इसी का, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध पर बहुत प्रश्न आ गए। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर, तो अभी फार्मूला देखा था आपने, आपके सामने फार्मूला हमने लिखा था R इज इक्वल टू रो L अपान ए। तो इन्हीं सब, पहली चीज क्या है, लंबाई। तो नंबर 1 लिखिए, तार की लंबाई। तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे, बिल्कुल सामने लिखा है, मतलब तार की लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। नंबर 2, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। जो तार की अनुप्रस्थ काट होगी उसके क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ लिखा है। नंबर 3, अभी पिछले वाले प्रश्न में आया था, आपको लिखा हुआ था, देखिए प्रश्न भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीजें निकल आएंगी। उस प्रश्न में लिखा था आपका कि समान प्रकार के पदार्थ का बना हुआ है। तो इसका मतलब तार के पदार्थ पर, अगर अलग प्रकार का होता तो अलग प्रकार के नियम लगते, वहां पर विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो है हमें जो है मान रखना पड़ता, तार के पदार्थ पर। और जो चौथी चीज है वो आपकी तापमान पर। चौथी चीज क्या है, तार का तापमान। आपको पता है कि हाई वोल्टेज हो जाता है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसीलिए आपके घरों में फ्यूज और एमसीबी यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये चौथा प्रश्न समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसके अथवा वाला है, तो उसको आवश्यकता नहीं है कि किया जाए। अगर आपको ये दो क्वेश्चन बहुत आसान थे, अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी जो है थोड़ा सा बहुत छोटा सा वीडियो 2-4-5 मिनट का हम बना देंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके उदासीन तार का कार्य क्या होता है, लेकिन हमारे उदासीन तार के कार्य को बताने से पहले। तो उदासीन तार का उपयोग, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम आखिरी में बता देंगे, तो उदासीन तार का उपयोग होता है घरेलू विद्युत परिपथ को या किसी भी परिपथ को पूर्ण करने का, जिससे धारा की वापसी का प्रवाह बना रहे। तो आपके उदासीन तार का उपयोग क्या है, उदासीन तार का उपयोग है विद्युत परिपथ को पूरा करना। तो बस यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।